सरकार तो ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान इतना मजबूर हो जाए कि वो अदानी अंबानी के पास जाके बेचना शुरू कर दे। भाजपा सरकार इतनी ज़्यादा बेशर्मी की हद पे उतर आई कि अन्नदाता को ही लात मारने पे काम कर रही है। बहादुरगढ़ की खुशकिस्मती है 2 विधायक हैं और 2 मुख्यमंत्री हरियाणा के, लेकिन 4 लोगों से अब तक बहादुरगढ़ संभलिया नहीं है। बेचारों को ये लगता था कि नफे सिंह राठी को मरवा दो तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है, जो काम करके वो चले गए ना, उसको जब तक बहादुरगढ़ रहेगा जब तक दुनिया याद रखेगी। किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन किसान को उनकी फसल का सही मायने में मूल्य मिलना तो दूर, उनके हिसाब से उनकी फसल को ख़रीदा भी नहीं जाता है। और सरकार जब फसल को ख़रीदती है तो नई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो समस्याएं आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उससे किसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह राठी, जो कि स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज किसान की स्थिति पर उनकी क्या राय है। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार जी। भूपेंद्र जी, 1 अप्रैल से ख़रीद शुरू हुई गेहूं की, और फ़िलहाल जो है कुछ किसान ऐसे तंग आए हुए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल की वजह से उनका ना तो बायोमेट्रिक लगता है, और काफ़ी समस्याएं यहाँ तक झेलनी पड़ रही हैं कि अगर किसान के पास उनका खुद का ट्रैक्टर नहीं है तो किराए का ट्रैक्टर विदाउट परमिशन वो नहीं ले जा सकते। तो राठी साहब, किसान की बुआई से लेकर अब तक करीब 5 से 6 माह की मेहनत होती है। किस नज़रिए से देखते हैं? आप भी एक किसान परिवार से ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपने खेती नहीं देखी, तो आपकी राय क्या है? कैसे आप इस किसान की स्थिति को परिभाषित करेंगे? संदीप जी, आपने जिक्र करा कि 1 तारीख से खरीद की शुरुआत हुई। मुझे नहीं लगता हरियाणा में किसी भी मंडी में 1 तारीख से शुरुआत हुई। 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक कि हम अभी 2 दिन पहले आदित्य देवीलाल जी, हमारे विधायक दल के नेता के साथ झज्जर जिले के अनेक मंडियों में गए थे। एक मंडी ऐसी भी थी जिसमें खरीद ही 1 दिन पहले शुरू हुई थी, 10 तारीख या 11 तारीख को। तो आप देखिए कि सरकार की कुनीतियों की वजह से किसान की फसल बन के तैयार है, वो काट के ट्राली में भर के लेके आया है, लेकिन उसके बीच में इतनी रुकावटें खड़ी कर दी सरकार ने, चाहे वो ट्रैक्टर के नंबर प्लेट को लेकर हो, चाहे वो गेट पास को लेकर हो, चाहे वो बायोमेट्रिक को लेकर हो, या चाहे और अन्य कोई उसको कागजात दिखाने को लेकर हो। पहली बात, अगर कोई किसान अपनी फसल काट के ला रहा है तो वो चोरी की थोड़ी है। उसने बोया है, उसने उसके ऊपर 6 महीने लगाए हैं, अपने दिन रात एक करी है, पानी में भी खड़ा रहा, जाड़े में भी खड़ा रहा, गर्मी में भी खड़ा रहा, लेकिन सरकार उससे वेरिफिकेशन मांग रही है कि आप वेरिफिकेशन दो कि ये आप ही की है। वेरिफिकेशन कैसे दे? गुट्ठा लगा के। फिर तो जब हलफनामा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बीजेपी के भी तो तथाकथित बहुत ऐसे विधायक हैं जो रातों रात किसान बन जाते हैं। तो अब तक तो उन किसानों को ट्रॉली के साथ खड़े होकर बायोमेट्रिक कराते हुए फ़ोटो खिंचवा के दिखा देना चाहिए था लोगों को कि भाई देख, हमने भी कराया। हमने कराया तो जाहिर सी बात है आम किसान को भी कराना पड़ेगा। मुझे वो समय याद है जब 15-16 में लाल बत्ती हटाने का प्रचलन भाजपा सरकार ने चलाया। ये कहा गया कि जनप्रतिनिधि चुनाव आदमी भी उतनी ही पावर का है जितनी पावर का वोटर है, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, बत्ती उतारो। तब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधायक फ़ोटो खिंचवाते हुए अपनी बत्ती को उतार रहे थे, और मैं भी सरकार के साथ ऐसे स्लोगन बना रहे थे। अब भी तो कर सकते हैं वो काम। कौन सा विधायक है जिसने जाके मंडी में पंजीकरण कराया और ट्रॉली के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई हो? और जाहिर सी बात है, अगर वो धरती परिवार के 5-6 लोगों के नाम है, जिसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, तो हम अपनी माँ बहन को मंडी में लेकर जाएं और उसका गुट्ठा टिकवाएं? इतने शर्मनाक हरकतें करेगी सरकार। देखिए राठी साहब, बिल्कुल एक चीज़ तो है कि जिस प्रकार से सरकार को फसल तो खरीदनी है, अनाज खरीदना है, अनाज वो चाहे कहीं से भी आया हो, अनाज तो अनाज है। क्या ज़रूरी है उसमें वेरिफिकेशन कि भाई ये फसल किसकी है, किसकी नहीं है? वो तो अपना डॉक्यूमेंट दे कि भाई मैंने इतनी फसल दी है, इतनी फसल का मुझे पेमेंट हो जाए। तो इस तरीके से अनाज खरीदना है जब सरकार को, तो इतना सारा वेरिफिकेशन करना क्यों तय हुआ? क्या धीरे धीरे आम पब्लिक को सरकारें जो हैं
कोई भी सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, चाहे वो अब भाजपा की सरकार हो, सरकार क्यों चाहती है कि एक व्यक्ति, आम नागरिक जो है, राजनेताओं के अधीन हो जाए? देखिए, सरकार की दोहरी मानसिकता है। अभी कुछ समय पूर्व किसी विभाग के रिजल्ट आए, उसमें से हरियाणा के केवल 2 थे, 8 बाहर के थे। तो एचपीएससी के चेयरमैन जी ने ये बयान दिया था कि भाई ये देश है, आज़ाद देश है, कोई भी कहीं से फार्म भर सकता है, नौकरी लग सकता है। फिर आप किसान को बायोमेट्रिक क्यों दे रहे हो? किसान आपके प्रदेश का है, कहीं से भी आके कहीं भी बेच सकता है ना। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मुख्यमंत्री के गृह जिला और मुख्यमंत्री के ऊपर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनका गृह जिला, ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई मुख्यमंत्री, खट्टर साहब है, उन दोनों के ज़िले जीटी रोड पे पड़ते हैं, सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ये सारी डोंडरेबाजी इसीलिए करी गई है ताकि उस सीमा क्रॉस करके किसानों की फसल यहाँ दे के उनको और अपने लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके, ताकि हमारा हरियाणा किसान तो बर्बाद हो जाए और उनकी जो सेटिंग उनसे हो रही है बाहरी लोगों से, उस हिसाब से वो अपना कमीशन खा ले। राठी साहब, लगातार अब मैं सबकी बात करूँगा, राजनेताओं को बस यही समय याद आता है, चाहे वो आज की सरकार हो, जैसे कृषि मंत्री अपने श्याम सिंह राणा है, वो लगा रहे हैं चक्कर, और मंत्री हैं जो भी हैं सरकार में मंत्री हैं, वो सब घूम रहे हैं। विपक्ष में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सांसद हैं रोहतक लोकसभा से, वो भी घूम रहे हैं। शायद अब अभय सिंह चौटाला भी घूम रहे हैं, आदित्य देवलाल भी घूम रहे हैं, मतलब तमाम जो राजनेता हैं घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे होंगे। मेरा सवाल आपसे है, सबसे है, कि आपको मतलब इसी समय किसानों की याद आती है आप लोगों को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर ये आरोप लग सकता है कि उन्हें किसानों की समय पे याद आती है। मैं अकेले इंडियन नेशनल लोकदल की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का जिक्र कर सकता हूँ। जब हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ तो इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। बहादुरगढ़ का जिक्र करूँ तो चौधरी नफे सिंह राठी जी थे जिन्होंने टिकरी बॉर्डर को संभाला। हरियाणा प्रदेश का जिक्र करूँ तो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बॉर्डरों पर इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर एक जगह बॉर्डरों पर गए, उन्होंने मोर्चा संभाला। इंडियन नेशनल लोकदल तो अगर सरकार कोई भी छोटी से छोटी भी ऐसी हरकत करेगी जो आम जन के खिलाफ है, उसका विरोध करेगी। शुरुआत में सरकार ने ये कहा कि नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर अलाउड होंगे, विरोध कराया, वापस लिया फैसला। फिर सरकार ने ये कहा कि भाई 8 घंटे मंडियाँ खुला करेगी, विरोध कराया, 24 घंटे खुल रही आज मंडियाँ। अब सरकार बायोमेट्रिक पे आई है, इस पर भी झुकना पड़ेगा। वो झुकने का कारण क्या है? आप मंडी में अपना अनाज लेके आए हो, आप गेट पास बनवा रहे हो तो आप अपना प्रमाण दे रहे हो ना कि भाई मैं फलाने जगह का किसान हूँ, मेरी इतनी धरती है और मैं अपना अनाज लेके आया हूँ। उसके लिए बायोमेट्रिक का क्या मतलब है? चोर थोड़ी है वो किसान। अरे चोड़े में धरती बोई है उसने, सारा गांव जाना है कि वो खेत किसका है। आपने वेरिफिकेशन करनी है तो पटवारी तक को गिरदावरी करवा लो, सारी डिटेल ना आ जाएगी। नहीं, वो तो फिर ये है ना कि कई किसान दूसरे की बुआई करते हैं, तो वो चाहे किसी की लेके बोए, किसान तो है, खेती तो करके लाया ना। किसान किसान होता है जी, चाहे वो अपनी बोवे चाहे वो दूसरे की बोवे। सरकार तो ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान इतना मजबूर हो जाए कि वो अदानी अंबानी के पास जाके बेचना शुरू कर दे। प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाओ, सस्ते में बेच के आओ। सरकार ये कह रही है कि हम 2500 कुछ के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन का दिया था शायद, तो पूरा हो गया है या समय बचा है? नहीं, आज लास्ट पूरे हरियाणा की लगभग आज 8 मंडियों का कार्यक्रम है और उसके बाद न केवल सीनियर नेताओं के साथ बल्कि जो आम किसान संगठन है उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तैयार करी जाएगी। और रणनीति तैयार करने का मकसद एक है, देखिए इंसान कितना भी काम कर ले, शाम को जब वो थका रहता है ना तो उसको आगे थाली चाहिए होती है और उस थाली में जो अनाज है वो उस अन्नदाता की वजह से है जो हमारे लिए दिन रात हर मौसम में खेत में खड़ा रहता है। अगर हम उसको भी परेशान करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे हम? भाजपा सरकार इतनी ज़्यादा बेशर्मी की हद पे उतर आई कि अन्नदाता को लात मारने पे काम कर रही है। अरे जब कोरोना काल में सारी धरती बंद हो गई थी ना, जब भी थारे किसान ने ही 3.5% का प्रॉफिट दिया था भारत देश को, कैसे भूल गए आप उन किसान को? और अब जब वो अपनी मेहनत का मूल्य लेने के लिए आपके पास आ रहा है तो उसके पास अलग अलग उसको डोंडरेबाजी करके टरकाने का काम कराया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक किसान फसल बेचने के लिए तो मंडी में खड़ा है, एक पात उसका मंडी में है, दूसरा उसके खेत में कंबाइन चलने लग रही है, एक पाव उसका उड़ा है। क्यों वो कंबाइन ना रुके जी, मना कर ले, मैं भी जाना है,
मैं आपकी काट के घेर के चला जाऊंगा, उखाड़ कौन करेगा? और वो नु कहे कि मेरी यह बिक ना रही, मैं इन्हें बेचूंगा जब मैं खेत में आ पाऊंगा। दोहरी मार होगी ना किसान पे। तो सरकार जानबूझ के किसान को परेशान कर रही है ताकि किसान के घर में ना रोटी बचे और ना रोज़गार बचे। और अगर हालात ये रहे ना, मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेज़ों के समय पे हमारे आदरणीय सर छोटू राम जी ने कहा था कि कोने बेचते, इतना बोझ इतना थारा घर का काम चल जा, तो आगे जाकर किसान ने फैसला लेना पड़ेगा कि उतना ही वो होगा जितना उसका घर के का काम चलेगा। उसके बाद ये जो साहूकार और सरकार के साहूकार अंड है ना, ये हाथ जोड़ते जोड़ते आएंगे किसान के सामने। तो राठी साहब क्या करना चाहिए किसानों को? जैसे कल कृषि मंत्री कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री ने बोला है कि अप्रैल माह में किसानों के बीच फील्ड में रहो, मंडियों में जाओ। इसका फ़ायदा क्या है मंडियों में जाने का? क्या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए? क्या मंडियों में जाने से किसान को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं कल एक वीडियो देख रहा था हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी की, जी इनकी मंडी में हो गए थे, और जिस लहजे से और जिस तरीके से वो मंडी के अधिकारियों को बता रहे थे, मैं तो कहूँगा डांट मार रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि अनियमितताएं तो बहुत है वहाँ। वही तो हम कह रहे हैं, 16 होगी आज, 10-12 दिन और खरीदो होगी, कितना सुधार कर लेगी मंडी वाले? ये प्रक्रिया तो 3-4 महीने पहले हो जानी चाहिए थी ना। जब आपको ये पता है कि अप्रैल में आपने खरीद करनी है तो मार्च में आपके पास पूरा प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए था। और भी तो कार्रवाई सरकार करती है ना। कल सरकार ये कह दे प्रधानमंत्री ने फलाने दिन आना है, भाई फलानी जगह पे, लग जाएगी ना 1 महीने पहले तैयारी करन। तो फिर अन्नदाता के लिए क्यों नहीं? सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि नहीं खरीदेंगे तो अगला बेचारा मरता क्या ना करता, प्राइवेट के पास जाओगा, वो उनको होगा भाई तो 2000 के हिसाब से देते, वो 2000 के हिसाब से दिया होगा, चाहे उसको लागत का पूरा मिले चाहे ना मिले, चाहे वो माइनस में जाए, वो अपने घर रख कर क्या करेगा उस अनाज का? ये बताओ। सरकार की सोच ये है कि किसान को बर्बाद कर दे, और इन लोगों की सोच ये है कि किसान को आबाद कर दे। झज्जर ज़िले की बात करूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश में हालांकि कई जगहों पर आगजनी हुई है, आग लगी है, कारणों का पता नहीं है। तो किसान को क्या मुआवजा मिलना चाहिए? किस तरीके से उस किसान की भरपाई हो पाएगी? कई तो ऐसे कई वीडियो मैंने देखी हैं कि 70,000 रुपये उसने 1 साल के लिए बुआई पे लिया था खेत, और उसमें जो अब की गेहूं की फसल थी वो जल के राख हो गई। तो आपके आसोदा की बात करूँ तो 30-35 एकड़, और कल दुलेड़ा, खेड़का, गुज्जर, इन गाँव में भी आगजनी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? हमारे आसोदा गाँव में लगभग 15 एकड़ तो खड़ी फसल, और लगभग 20 एकड़ के आसपास जो फूस, जो तूड़े के लिए अवशेष छोड़े गए थे, वो सारी फसल खराब होगी। आदित्य देवीलाल जी के साथ हम मौके पे गए। किसानों ने कहा कि जी हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा, 1 घंटे 17 मिनट के बाद वो गाड़ी आई। तब तक गाँव के ही 20-25 किसानों ने ट्रैक्टर मंगा पे और अलग अलग तरीके से आग को बुझाने का काम करें। वो ये कह रहे थे कि जी मुआवजा दिलवा दो, लेकिन कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। आदित्य देवीलाल जी ने एसडीएम साहब से बात करी, और एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया कि भाई हम मौके पे जाकर उनकी मदद करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास इतनी अत्याधुनिक तकनीक है कि वो सैटेलाइट से ये पता लगा लेती है कि अवशेष जल कहाँ रहे हैं, पराली कहाँ जल रही है, एफआईआर के लिए। तो इस आग का भी तो पता चल गया होगा। वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जलाते हैं अवशेष, ये तो बहुत 15 एकड़ 30 एकड़ में आग लगी। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए उनको। सैटेलाइट से कनेक्शन है आपका, आप डायरेक्ट लोकेशन लो और उस किसान को उसका मुआवजा दे दो। लेकिन कई महीने चक्कर कटेंगे उस किसान, और आखिर में उसको ऊँट के मुँह में जीरा कुछ इतनी अमाउंट दी जाएगी जिससे ना उस किसान की कोई भरपाई होगी, ना वो अपने परिवार का कोई पालन पोषण कर पाएगा। राठी साहब, अभी ये फसल का, अभी गेहूं का सीज़न है, मतलब रबी की फसलों का सीज़न। अभी आने वाला समय जो है वो बारिश का भी होगा, शायद जुलाई से बारिश का जो मानसून जिसको कहते हैं, तो मानसून आती है। मेरे ख्याल से अभी कोई भी नेता, एमएलए, बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो सिर्फ गांव में जाके अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं और आ जाते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं या फिर अखबार में कटिंग दे देते हैं। तो नेताओं को क्या कहना चाहते हो? क्या उस मानसून का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आप जाके पानी भरने के बाद जो बाढ़ आएगी खेतों में वहाँ फ़ोटो खिंचाओगे, या फिर उनके लिए अभी से कोई समाधान कर रहे हैं? अभी पिछले समय जब बहादुरगढ़ हरियाणा प्रदेश में बारिश हुई, हमारे बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर डाबोदा, वांडोठी, नीलोठी, जसोर खेड़ी, बामड़ोली, कुड़ासी, आसोदा, इन गाँव में कई फुट पानी भर गया, और हालात ये हैं कि आज भी भरा हुआ है।
वो पिछले मानसून का जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको। करने को तो सरकार को ये होना चाहिए कि अब 3 महीने बाद दोबारा मानसून आना है तो पानी की निकासी के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन पैसे खाने का एक बहुत ही सरल तरीका ढूंढ रखा है सरकार ने। बारिश आएगी, मौके पे आएंगे, करोड़ों रुपए का बजट पास कर देंगे, चाहे वो शहर के नगर परिषद नगर निगम को दे दिया या गांव के पंचायतों को दे दिया। तो फिर कभी लगता है वो बजट पास होता है या कब लगता है? अगर लगता होता तो डूबते थोड़ी। कि यहाँ तो आर्मी भी आई थी। मैं और हमारी तो आप ये देखो कि पहली बार बहादुरगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी डूबा आई और अधिकारी सरकार की तरफ से कोई ना आया। कहने को तो सरकार को ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले जाकर खड़े हुए वे। हमारा जो लाइन पार का इलाका है वो लगभग आधा डूबा पड़ा था। कहने को तो सरकार को आना चाहिए था, वोट तो सरकार को भी मिल रही है वहाँ से, लेकिन नुके मरण तो अपने आप भुगतेंगे। हाँ, चुनाव का जब समय होगा तो लोभ लुभावने वादे दे देंगे, उनको लालच दे देंगे। गरीब है, गरीब ही हमेशा चुनाव के समय पे खिंचा चलाता है सरकार के वादों को सुनने के लिए। अमीर ने तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, उस उम्मीद में आता है कि हाँ क्या पता इस बार इनका दीन ईमान जाग जा, इस बार सरकार वाले हमारे लिए कुछ काम कर दे। लेकिन हर बार हताश और निराश ही हुए। इस बार का मानसून भी हरियाणा प्रदेश के लोग, खासकर मेरे बहादुरगढ़ हल्के के लिए वैसा ही होगा जैसा हर बार का होता आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा खाया जाता है, चाहे वो अमृत योजना के ऊपर हो या चाहे वो अन्य किसी योजना के ऊपर हो। लोगों की मंशा ये रहती है कि अपना घर भर लो और उसके बाद भुगतने दो पब्लिक को। पब्लिक ने मेरे ख्याल से 50,000 प्लस वोटों से जिताया राजेश जून को। तो पब्लिक खातर, मतलब पब्लिक के लिए, आम नागरिक के लिए, बहादुरगढ़ के हल्के की जनता के लिए राजेश जून ने तो बहुत कुछ कर दिया होगा। देखिए, बहादुरगढ़ की खुशकिस्मती है 2 विधायक हैं और 2 मुख्यमंत्री हरियाणा के, लेकिन 4 लोगों से अब तक बहादुरगढ़ संभला नहीं है। चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो। सड़कें तो 2-2 बार उद्घाटन हो रहे हैं भाई साहब, आप कैसे कह रहे हो संभले? देखिए, नारियल के भाव इतने बढ़ा दिए है कि नारियल वाला की मौज हो रही है। एक बार एक फोड़ा है, एक बार एक फोड़ा है। लेकिन जब एक हफ्ते बाद वही सड़क उखड़ जाए, उसका श्रेय कौन लेगा? कुलासी की बनाई गई वो उखड़ गई, अखबार में आ गई। जसोर खेड़ी की बनाई गई वो उखड़ गई, लोअर रेडी की बनाई वो उखड़ गई, बामडोली की बनाई वो उखड़ गई, आसोदा की बनाई वो उखड़ गई, यहाँ तक कि मेहंदी बुड्ढा बोदा की बनाई वो उखड़ गई। फोड़ने का, नारियल फोड़ के श्रेय लेने का तो अधिकार बन गया, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वह सड़क पाटन लग जा, उसका भी तो श्रेय लेना चाहिए ना फिर। लेकिन कोई नहीं लेता। भुगतता कौन है? वो पैसा किसका है? वो बहादुरगढ़ के लोगों के खून पसीने के टैक्स का पैसा है, जो वेस्ट किस में हो रहा है? श्रेय लेने के लिए। श्रेय लेने का काम ये होता है। मेरे पिताजी ने सन 2000 में रेलवे रोड बनवाया था, ठेकली लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है। 25 साल हो गए उस बात में, अब तक चल रहे हैं। काम वो होता है कि बहादुरगढ़ में जितने पार्क बने हुए हैं चौधरी नफे सिंह राठी जी ने बनवाए थे, जहाँ हजारों लाखों लोग सैर करते हैं सुबह, दिखता है काम बोलता है। नारियल फोड़ने में विश्वास नहीं होना चाहिए, काम करने में होना चाहिए। अच्छा, वो एक बार एक पार्क का शायद वो शिला पट जो है तोड़ने का किसी शरारती तत्वों ने तोड़ा था, उसमें कुछ निकला क्या? किसी की साजिश थी या क्या? देखिए, नाम बदलने का काम तो नहीं था। असल में क्या है कि बेचारों को ये लगता था कि नफे सिंह राठी को मरवा दो तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, जो काम करके वो चले गए ना, उसको जब तक बहादुरगढ़ रहेगा जब तक दुनिया याद रखेगी। अगर उनको ये लगता है कि कोई शिलापट उठा के अपना लगा के वो नफे सिंह राठी का नाम बुलवा देंगे, तो जब वो उस पार्क में सैर करेंगे, महर्षि दयानंद का पार्क का जिक्र है ये, जब वो सैर करेंगे तो जो लोग वहाँ सैर कर रहे होंगे वो ये बात बताओगे कि नफे सिंह ने बनवा रखे हैं। तो ये बहुत ही छोटी सोच है, तुच्छ मानसिकता है, और वो बेचारे बीमार हैं। वो लोग बीमार हैं, उनको ये लगता था कि नफे सिंह राठी को मरवा दो, उसके बाद बहादुरगढ़ में राज कर लेंगे। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो भी जाम के जा रहे हैं। ऐसे राज नहीं होगा, राज बहादुरगढ़ के लोगों को होगा और वो लेके आएंगे। धन्यवाद राठी साहब, आपका बहुत बहुत। देखिए, किसानों की बात की और भी मिलीजुली कुछ बातें हुई कि कैसे बहादुरगढ़ क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस हरियाणा प्रदेश में आज किसानों की स्थिति है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।